हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने पाचन तंत्र का एक वीडियो शेयर किया था जो कि एक ही पार्ट अपलोड किया था और काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि उसको पूरा कर दूं। तो अभी उसका मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। जिसने फर्स्ट नहीं देखा हो ना, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, है ना। तो फर्स्ट आप वहाँ से पूरा कर लेना और सेकंड वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो फूड पाइप तक हमने कर लिया था, है ना। तो फूड पाइप के बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप चाहो तो साथ में नोट्स बना सकते हो या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं तो आपको शायद समझने में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, बाकी आप पढ़ के समझ जाओगे, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने कर लिया था फूड पाइप का, कि ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ना, फूड पाइप। और इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये पेट से पेट तक खाने को पहुँचाता है, मुंह से पेट तक के। और ये खाना जो पहुँचता है ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसको क्रमाकुंचन प्रोसेस बोलते हैं ना। फिर ये एपिग्लोटिस, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, इनको अच्छे से याद रखना। ये PYQ से लिया है, ये पूछा जा चुका है, मतलब महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में नहीं लेकिन SSC के एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया था कि एपिग्लोटिस का क्या काम होता है। तो ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि खाना हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि खाना विंड पाइप पे जाता है तो फंस जाता है, इसलिए ये विंड पाइप को बंद कर देता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टमक। यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पे रुकता है। तो सबसे ज़्यादा खाना जो होता है वो हमारे स्टमक में रहता है। मतलब यहाँ पर आने के बाद खाना 3-4 घंटे तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद पाचन स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। फिर इसके बाद इसमें अपन को स्टमक के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये स्टमक के पार्ट्स हो गए आपके, कि मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर किस पार्ट में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि पेट में जो सेल्स होती है वो लगभग 2 सेल्स होती है ना। एक ऑक्सिनेटिक सेल्स बोलते हैं, इसको पैरिटल सेल्स बोलते हैं, और दूसरी को मुख्य कोशिका जो होती है उसको पैप्टिक सेल्स बोलते हैं ना। और जो स्टमक के नीचे जहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होती है वहाँ पे पाइलोरिक वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ये वॉल्व याद रखना। स्टमक की स्टार्टिंग में, मतलब इसके पहले कौन सा रहता है, इसके लास्ट में कौन सा रहता है। फिर देखो, जो ऑक्सिनेटिक सेल होती है वो जठर रस बनाती है ना। तो जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस के 2 पार्ट होते हैं, एक पेरिटल सेल्स और एक पैप्टिक सेल्स होता है इसमें। ठीक है। तो जो पेरिटल होती है, इसका एक ये क्वेश्चन आ चुका है कि B12 का अवशोषण कहाँ होता है, तो पेरिटल सेल्स में होता है। पेरिटल सेल्स में एक पार्ट है ये नेज, इसमें होता है इसका अवशोषण, नेज के द्वारा होता है। ठीक है। फिर एसिड बनाती है। फिर ये एसिड क्या करता है, जर्म्स, जीवाणु, बैक्टीरिया, इनको कुछ मात्रा में ख़त्म कर देता है ना, पूरी मात्रा में नहीं, क्योंकि पूरी में कर देता तो अपन कभी बीमारी नहीं पड़ते। तो कुछ मात्रा में इसको ख़त्म कर देता है। फिर एसिड होता है जो, फिर उसमें क्या क्या होता है, तो एसिड भी होता है, एंजाइम भी होता है, पानी भी होता है, श्लेष्मा भी होता है। ये पूरा क्या जठर रस का कॉम्बिनेशन है कि इसमें कौन कौन सा होता है। फिर ये देखो, यहाँ से आते हैं मेन क्वेश्चन आपके, है ना। देखो HCl क्या करता है, तो वो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मतलब HCl रिलीज होने के पहले जो पैप्सिन और रेनिन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पैप्सिन और रेनिन एक्टिवेट होने से पहले उनको क्या बोला जाता है। जैसे सपोज पैप्सिनोजन पूछ लिया तो आपको पता ही नहीं होगा कि पैप्सिनोजन क्या है। तो इसलिए ये पैप्सिन और रेनिन का मतलब प्री नाम कहला गया इसका, जब एक्टिवेशन से पहले, बिफोर एक्टिवेशन, इसको इस नाम से जाना जाता है। ओके। फिर जब ये HCl रिलीज हो जाता है तो HCl से मिलने के बाद फिर ये दोनों पैप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये पाचन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है ना, उसको पैप्सिन तोड़ता है। किस में तोड़ता है, तो पेप्टाइड में तोड़ता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है ना। तो ये इसका आंशिक पाचन कहलाता है। स्टमक में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, मतलब प्रोटीन का पाचन स्टार्ट ही पेट से होता है। और जो दूध होता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो उस केसिन प्रोटीन को तोड़ता है रेनिन। किस में तोड़ता है, पैरा कैसिन में। पहले पैरा कैसिन में तोड़ता है और फिर बाद में ये टूटता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड में, पैप्सिन से। ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। जैसे मुंह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है ना। तो मुंह में कॉम्बिनेशन रहता है, कार्बोहाइड्रेट आधा पचा हुआ और प्रोटीन और वसा
पूरा अनपचा, तो इसका कॉम्बिनेशन बोलस कहलाता है। लेकिन जब पेट में खाना आ जाता है तो पेट में कायम कहलाता है। और जब ये कायम कहलाता है तो कायम में क्या क्या होता है पता है? आधा पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, आधा पचा हुआ प्रोटीन, और वसा का पाचन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। तो वसा कायम भोजन को जब कायम कहते हैं ना, तो उसमें वसा का पाचन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये याद रखना। फिर एसिड का पीएच कितना होता है हमारे पेट का पीएच कितना होता है? 1.5 से 2.5। और श्लेष्मा झिल्ली जो है वो हमारे पेट को एसिड से बचाती है। फिर आता है छोटी आंत। छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डाया कम होता है। 1 इंच का डाया होता है इसका, और लंबाई इसकी 6 से 6.5 मीटर होती है। उदर गुहा में स्थित होता है इसकी लोकेशन। फिर पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है छोटी आंत, है ना। फिर इसके 3 पार्ट होते हैं, देखो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। हाँ, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके ग्लैंड का टॉपिक है ना। मतलब ये आपके पाचन में मैंने डिटेल में कर लिया है, ये ग्लैंड में भी ये डिटेल आ सकती है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना थोड़ा सा, और आप अच्छे से इसको देख लेना, नोट कर लेना। ये सीधा सीधा है, इसको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा दे रही हूँ, है ना। आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। वीडियो मेरे हिसाब से तो क्लियर है, आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बताना, तो मैं फिर इसको शेयर कर दूँगी। मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए मैं फ़ोटो से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो आप इससे काम चला लेना। और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये एक्स्ट्रा है ना। ये इसका पाचन से लेना देना भी है, और कुछ क्वेश्चंस का नहीं है, ये एक्स्ट्रा था, मैंने इसमें ऐड कर लिया था। फिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। देखो, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ कि जिसने पढ़ना छोड़ दिया है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। बट हाँ, जो भी अभी तक पढ़ रहा था ना, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ना छोड़ दिया उसने कि वैकेंसी का नहीं आ रही है, कैलेंडर में वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर इस वजह से आपने पढ़ना छोड़ा है ना, तो यकीन मानो आप बहुत पछताओगे। जिस दिन वैकेंसी कैलेंडर में आपको दिखेगी ना, उस दिन आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको खुद इतना रिग्रेट फील होगा ना कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, मैं क्यों नहीं पढ़ रही थी, मुझे क्या हो गया था। और फिर आप जिस स्पीड से पढ़ोगे ना, तो शायद ही है कि आप पूरा कर पाओगे। और मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि क्या है, वीडियो पे कमेंट आते हैं तो वो हर टाइप का आता है, मैं सबका पढ़ती हूँ और सबका रिस्पॉन्स भी करती हूँ। तो कुछ लोगों का है जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा वैकेंसी देख करके कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है, हम पढ़ के क्या करेंगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकती इन लोगों के लिए। आपका अगर मन नहीं कर रहा, आप मत पढ़ो। जिसका कर रहा है, जो चाहता है मेहनत करना, जिसको लग रहा है कि थोड़ी बहुत उम्मीद है, तो करो।